गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता का पाठ 13। अभी तक हम 12 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 13वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आयन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आज हम इसे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है कि जब किसी परमाणु में से हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम ऊर्जा देते हैं, है ना, उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन एंथैल्पी कहते हैं। उदाहरणार्थ, और अभी हमने शील्डिंग इफेक्ट या फिर आवरण प्रभाव के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अ, इससे समझ आ जाना चाहिए। हाँ, मतलब समझ तो आ जाएगा, है ना। ये देखो, मान लीजिए अगर ये है बीच में नाभिक, है ना, ये जो बिंदी दिख रही है, ये ठीक है, ये हो गया नाभिक। ये हो गई अंदर वाली शेल, है ना, अंदर वाला कक्षक। और ये हो गए बाहर बाहर वाली कक्षक। तो अंदर वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। अंदर वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो बाहर का वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अंदर वाले कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो आवरण एक शील्ड की तरह के, है ना, मतलब एक शील्ड बना लेंगे। और जो बाहर के तत्व हैं, मतलब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, उन पे जो आकर्षण नाभिक का पड़ रहा होगा उसे कम कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं अंदर वाले कक्षक के, ये जो शील्ड बनाते हैं, ठीक है, उस, है ना, जो आवरण, मतलब ये जो शील्ड बना लेंगे, है ना, मान लीजिए ये अंदर वाला कक्षक है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक जुट बना लेंगे, जिस वजह से जो नाभिक का प्रभाव है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा। तो इसी को हम आवरण प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहते थे। तो उदाहरणार्थ, लिथियम का बाहत्तम उदाहरणार्थ लिथियम का बाहत्तम 2s इलेक्ट्रॉन उसके आंतरिक 1s क्रोड इलेक्ट्रॉन द्वारा आवरण प्रभाव का अनुभव करता है। फलस्वरूप लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तविक +3 धनावेश से कम प्रभाव का धनावेश अनुभव करेगा। ठीक है, मान लीजिए जो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s1, है ना। तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो होंगे 1s2 में, है ना, 1s में होंगे। और जो बाहर वाले होंगे वो 2s में होंगे। तो जो 1s के इलेक्ट्रॉन है वो 2s के इलेक्ट्रॉन पर आवरण प्रभाव डालते हैं, जिस वजह से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जो 2s पे इलेक्ट्रॉन है, उस पे जितना अनाभिक का आकर्षण होना चाहिए था उतना नहीं होता। ठीक है, फलस्वरूप जो लिथियम का वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह वास्तविक +3 धनावेश से कम प्रभाव का धनावेश अनुभव करेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। आवरण प्रभाव उस परिस्थिति में अत्यधिक प्रभावी होता है जब आंतरिक कोश के कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जब जो अंदर के कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरे होंगे, तो जो बाहर, है ना, मतलब अभी आधे थे तो कम शीलिंग इफेक्ट लग रहा था। कब आवरण प्रभाव, अगर वो पूरे भर जाएंगे तो वो और अच्छे से एक शील्ड टाइप की बना लेंगे, है ना, मतलब वो और अच्छे से जो नाभिक का जो आकर्षण है उस इलेक्ट्रॉन पे वो कम कर देंगे। ठीक है, तो आवरण प्रभाव उस परिस्थिति में अत्यधिक प्रभावी होता है जब आंतरिक कोश के कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम क्षारीय धातुओं में पाते हैं, जिसमें एकाकी NS1 इलेक्ट्रॉन से पहले कोश में उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ना। और इसकी एक स्थिति हमें क्षारीय धातु में मिलती है। अब मान लीजिए कोई सोडियम, है ना, क्षारीय धातु का एक तत्व है सोडियम। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। अंत में तीसरा आवर्त है तो 3s1 आ रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 है, ये किसकी है, नियोन की है, जो कि क्या है, उत्कृष्ट गैस है। तो उत्कृष्ट गैस है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसमें जो अंदर के कक्षक हैं वो सारे भरे हुए हैं, जिस वजह से जो नाभिकीय आवेश है वो यहाँ पे कम हो जाता है, अर्थात आवरण प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। जब हम द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की ओर बढ़ते हैं, तब क्रमशः इलेक्ट्रॉन एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर के कक्षकों में भरते हैं तथा नाभिक पर आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉन द्वारा डाले गए आवरण प्रभाव में इतनी वृद्धि नहीं होती कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को पूरित कर सके, है ना। अब मान लीजिए, देखो, कहने का मतलब ये है, अगर हम बाई से दाई तरफ जाते हैं, है ना, आवर्त में बाई से दाई तरफ जाते हैं आवर्त सारणी में, ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की ओर बढ़ेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वह एक ही क्वांटम स्तर के कक्षकों में भरते हैं, है ना। क्वांटम स्तर क्या होता है,
देखा जाए तो क्वांटम हम एन को बोलते हैं, है ना, एन क्या है, आवर्त। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वह एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर के कक्षकों में भर रहे हैं, तथा इस वजह से जो नाभिक पर आंतरिक कोण इलेक्ट्रॉन द्वारा डाला गया आवरण प्रभाव होता है, उसमें इतनी वृद्धि नहीं होती बाईं से दाईं तरफ जाने में, जितनी की नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के आकर्षण की वृद्धि होती है। इस वजह से जो हम बाईं से दाईं तरफ जब आते हैं तो जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान बढ़ता है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है। ऐसी परिस्थिति में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश द्वारा महत्तम इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण प्रभाव आवरण प्रभाव की तुलना में अधिक हो जाता है। फलस्वरूप महत्तम इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बन जाते हैं, तथा आवर्त में आगे बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि हो जाती है ना। ऐसी परिस्थिति में जो नाभिकीय आवेश है, तो ना इसमें जो बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश द्वारा महत्तम मतलब जो नाभिक आकर्षण कर रहा है बाहर के इलेक्ट्रॉन का, है ना, क्योंकि अब जो आकर्षण है उसका आवेश बढ़ चुका है, तो वो आकर्षण और अच्छे से करेगा, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध जाते हैं, है ना। इस वजह से जो आकर्षण प्रभाव है वह आवरण प्रभाव की तुलना में अधिक हो जाता है, जिस वजह से महत्तम इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बन जाते हैं, तथा आवर्त में आगे बढ़ने पर जो तत्वों की आयनन एंथैल्पी है उनके मानों में भी वृद्धि होती जाती है। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर महत्तम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी दूरी पर रहते हैं, तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक पर आवरण प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो हमें पता है कि परमाणु आकार बढ़ रहा है। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो जो महत्तम इलेक्ट्रॉन है, जो सहयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो अंत में इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक है, इनके बीच में दूरी बढ़ रही है, जिस वजह से आकर्षण क्या होगा, कम होगा। तथा जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है ना, हमने देखा है जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, जो क्रोड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें भी वो बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से आवरण प्रभाव है वह अधिक हो जाता है। ऐसी दशा में वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश की तुलना में आवरण प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस कारण महत्तम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है, क्योंकि अब दूरी भी ज्यादा है ना, और आकर्षण भी कम हो रहा है उस, और शील्डिंग इफेक्ट भी है, आवरण प्रभाव भी है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण है वो बहुत कम हो जाता है ना। और इस वजह से जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो अब इनमें आकर्षण बहुत कम हो चुका, तो हम कम ऊर्जा भी देंगे तो भी ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इस कारण जो महत्तम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा वर्ग में जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तब तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। चित्र 3.6 का से स्पष्ट है कि बोरॉन के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बेरिलियम के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है। अब देखो, हमने ये देखा था कि जब हम आवर्त में जाते हैं लिथियम से नियोन की तरफ तो जो आयनन एंथैल्पी का मान है वह घटता है, लेकिन अगर हम बेरिलियम और बोरोन को देखें तो बेरिलियम से जब हम बोरोन पर जाएंगे तो हमें मान बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ घट रहा है 899 से 801। ऐसे ही जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे मतलब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाएंगे तो यहाँ भी जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो क्या है, घट रहा है। तो हम ये अनियमितता देखेंगे कि ये क्यों हो रही है। तो बोरोन के प्रथम आयन एंथैल्पी का मान बेरिलियम की प्रथम आयन एंथैल्पी के मान से कम है, जबकि बोरोन का नाभिकीय आवेश अधिक है। जबकि बोरोन का जो नाभिकीय आवेश है वो अधिक है, फिर भी जो बोरोन की प्रथम आयन एंथैल्पी है वह बेरिलियम से कम है। ठीक है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2, और बोरोन का 1s2 2s2 और 3s1, है ना। तो अगर हम देखें, जब हम एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर पर विचार करें तो एस इलेक्ट्रॉन पी इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होता है। तो जो एस इलेक्ट्रॉन है, जो एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, वह अधिक आकर्षित होता है पी इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो क्योंकि हमारे बेरिलियम में हमारे पास 2s इलेक्ट्रॉन है ना, क्या है, एस है, हमारे पास एस है। सॉरी, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, क्या है, 1s2 2s2 2p1, और बेरिलियम का है 1s2 2s2। तो अब जिसमें हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम में वो किस में है, 2s में है, और बोरोन में किस में है, 2p में है। क्योंकि s जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस कक्षक के, वो अधिक आकर्षित होते हैं p इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो उनके बीच का आकर्षण, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बढ़ेगा, जिस वजह से हमें आयनन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। इसलिए
बेरिलियम में 72 इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वह s इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि बोरोन में 72 इलेक्ट्रॉन p इलेक्ट्रॉन होगा। उल्लेखनीय है कि नाभिक की ओर 2s इलेक्ट्रॉन का भेदन 2p इलेक्ट्रॉन की तुलना से अधिक होता है, इसलिए जो बेरिलियम का आयनन एंथैल्पी का मान है वह ज्यादा होता है बोरोन की आयनन एंथैल्पी से। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो ठीक है। इस प्रकार बोरोन का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिक परिरक्षित होता है ना। इस प्रकार जो बोरोन का 2p इलेक्ट्रॉन है, देखो पहले 1s फिर आएगा 2s और फिर आएगा 2p, तो 2p अंत में है, तो जो 2p इलेक्ट्रॉन है वह परिरक्षित होगा 2p, जो मतलब जो अंदर की क्रोड इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना, उनसे परिरक्षित होगा। तो बोरोन का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिक परिरक्षित होता है, अतः बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में बोरोन का 2p इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से पृथक हो जाता है। ठीक है, तो बोरोन का 2p इलेक्ट्रॉन है वो अधिक आसानी से पृथक हो जाएगा बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में। अतः बेरिलियम की तुलना में बोरोन के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। ठीक है, इसलिए जो बेरिलियम की तुलना में जो बोरोन की प्रथम आयनन एंथैल्पी है उसका मान कम होगा। दूसरी अनियमितता हमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों में देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का आयनन एंथैल्पी का मान क्या है? कम है। तो ये क्यों होता है अब हम देखेंगे। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन में तीनों महत्तम 2p इलेक्ट्रॉन विभिन्न p कक्षकों में वितरित हैं, जबकि ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से दो 2p इलेक्ट्रॉन एक ही 2p ऑर्बिटल में है, फलतः इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन में जो 2p कक्षक है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और तो वो तीनों ही विभिन्न p कक्षकों में वितरित है ना, हुंस की नियम से, हुंस रूल जो है हुंस का नियम उससे। जबकि जो ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन के जो चारों 2p इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षकों में है, मतलब जो 2p इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं वो अलग अलग में है, लेकिन जो ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉन है उनमें से दो 2p इलेक्ट्रॉन एक ही 2p ऑर्बिटल में है। देखो नाइट्रोजन के पास 3 है तो वो तीनों ही pp विभिन्न कक्षकों में है, लेकिन जो ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉन है उसके पास उनमें से जो दो हैं वो साथ में किसी एक 2p ऑर्बिटल में है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब दो इलेक्ट्रॉन साथ में है तो उनमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक ऋणात्मक है ना। फलस्वरूप नाइट्रोजन के तीनों 2p इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने की बजाय ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से चौथे इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो साथ में है ना, दोनों ऋणात्मक हैं तो लगभग लगभग लड़ रहे हैं, तो हम उन्हें में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग पी कर सकते हैं, है ना, तो वो ज्यादा स्थायी है। ठीक है, इतना समझ आया? तो हम आगे चलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने आयनन एंथैल्पी पर चर्चा की। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 3.6 और उसके बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है इस पे भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।